Hello everyone, my name is Abhinanand and welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. We have already finished 10 questions from IIT 2008 question paper. Let's see the question number 11. The question number 11 is match the mineral deposit listed in group 1 with their occurrence listed in group 2. So this is the mineral and this is the occurrence of that mineral. So we have to match. First mineral is gold. So we have already discussed about the gold is in Utti and house rock is greenstone chloride cyst. Next mineral is bauxite. Bauxite is in Palamu, Jharkhand. Lead zinc. Lead zinc in Jawarmala. You must have heard about this mine, Jawar. So that is Jawarmala. अब ये जावरमाला कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान. अभी जावरमाला को ना क्या HZL आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये ऑपरेट कर रहे हैं. इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? रामपुर अगोछा, रामपुरा दरीवा एंड सिंधेसर फूड माइन. इसके अलावा और ये चावलमाला क्या है आप नाम याद रखेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ. रामपुर अगोछा. ओके. नेक्स्ट इज डायमंड. डायमंड कहाँ मिलता है हमें? पन्ना. द फेमस डिपॉजिट ऑफ पन्ना इज फ्रॉम मझगांव. तो मझगांव कहाँ है? एमपी में. तो मझगांव हो गया हमारा. किस में मिलता है ये? किम्बरलाइट. ये किम्बरलाइट के साथ एसोसिएटेड होता है डायमंड. अब किम्बरलाइट क्या होता है? किम्बरलाइट की कंपोजिशन जो होती है वो एटलीस्ट 30% ऑलविन प्लस फ्लोगोपाइट दैट इज माइका क्रोमियम प्लस पायरोगार्नेट. ये किम्बरलाइट की कंपोजिशन होती है. ये याद रखेंगे, मिलेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये किम्बरलाइट. तो आपको कहीं ना कहीं आगे फिर मिलेगा. क्या होता है इसमें? 30% ऑलविन होता है, फ्लोगोपाइट होता है जो कि माइका है, एंड क्रोमियम होता है प्लस पायरोगार्नेट होता है दैट इज एमजी रिच. ओके. अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है. Gold P4, P4, P4. Rest of two we can cancel easily. And next one is bauxite, Palamu, that is in Jharkhand. Q3. So Q3 we have only one in Q3. So our option is B. तो rest देखते हैं क्या है. R2 legend जावरमाला, S1 diamond is 1. So our option is B. तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. जब भी आपको डिपॉजिट के बारे में पूछे तो आपको डिपॉजिट का अकरेंस कहाँ पे है और उसका पोस्ट रॉक क्या है वो आपको डेफिनेटली याद रखना है. This is very important question, VBI question. Match the magmatic process listed in group 1 with the resultant product. अभी ये सारे जो हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, लिक्विड एमिसिबिलिटी, फिल्टर प्रेसिंग, ग्रेविटी सेटलिंग, ये सब क्या है? मैग्मा डिफरेंशिएशन के पार्ट. अभी क्या है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अभी इस वीडियो में सबको डिटेल कर पाना पॉसिबल नहीं है. एटलीस्ट 15 मिनट चाहिए सबको डिटेल करने के लिए. तो वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है. मैं आपको अलग से एक वीडियो इसके लिए प्रोवाइड करूंगा. तो फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा. पहला है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. क्या विद द कूलिंग ऑफ मैग्मा मिनरल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग. अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है मैग्मा का, पर्टिकुलर मिनरल जो है क्रिस्टलाइज होते जाता है विद स्पेसिफिक क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. अभी आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है जब ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है तो क्या होता है एक दूसरे के बीच या तो इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करते हैं. जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं तो क्या यहीं से बोवन रिएक्शन सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं से आया है. तो फिर क्या दो पार्ट जब बनते हैं आपके डिसकंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस में आपने देखा होगा ग्लेजियोक्लेज होता है, फ्रॉम एनॉर्थाइड टू अल्बाइड क्रिस्टलाइज होता है. तो यहाँ से क्या है, ये पार्ट है हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का. तो एनॉर्थाइड टू अल्बाइड जो सॉल्यूशन है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा. आंसर ये हो गया हमारा. अब लिक्विड एमिसिबिलिटी क्या होती है? अभी लिक्विड एमिसिबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? A mix of two different components may be homogeneous at particular temperature, but with falling of temperature, both of them become immiscible fraction and separate from each other by the difference in specific gravity. तो यहाँ से ये एक्जुलेशन लेमनी बनाता है अपने परथाइट एंड एंटीपरथाइट. परथाइट एंड एंटीपरथाइट इसके एग्जांपल है. ये हम जब इग्नियस टेक्सचर करेंगे, इग्नियस पेट्रोलॉजी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं. जैसा ही अभी मेरा मिनरोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी का सीरीज खत्म होगा मैं स्ट्रक्चर और इग्नियस पेट्रोलॉजी शुरू करने वाला हूँ. तो आप मेरे साथ बने रहे. आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना आगे बढ़ूंगा इस चैनल को लेके और उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा. अभी फिल्टर प्रेसिंग क्या होता है इजी वे में मैं आपको बताता हूँ. बाय द लेटरल प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ द लिफ्टेड स्ट्राटा द इंटरस्टिशियल लिक्विड विल बी स्क्वीज आउट
the liquid will tend to move toward the region of a less pressure. Thus, this process of separation of solid crystal from the liquid magma is known as a filtration. तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारा पिगमेटाइट बनता है फिल्ट्रेशन से, क्योंकि पिगमेटाइट जो है ना लास्ट स्टेज ऑफ मैग्मा कूलिंग जो होती है वहां पे बनता है। जब उस मैग्मा से लिक्विड सेपरेट होता फिर उस सेपरेट हुए लिक्विड से जो है पिगमेटाइट बनता है। अब पिगमेटाइट में आपने देखा होगा क्या होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, आपको बड़े बड़े क्रिस्टल्स देखने में मिलेंगे और इसका कंपोजिशन जो होता है वो नियरली सिमिलर टू ग्रेनाइट होता है, मतलब कि इसमें भी क्वार्ट्ज मिलेंगे आपको और फेल्सपार मिलेंगे और भी होते हैं इसके। तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये ग्रेनाइट वाला कंपोजिशन होता है तो इसको ग्रेनेटिक पिगमेटाइट बोलते हैं। बट ये बेसिक भी होते हैं उसके, और साइनाइड के साथ भी पिगमेटाइट एसोसिएट होता है। बट जनरली क्या होता है, ये ग्रेनेटिक पिगमेटाइट जो कंपोजिशन होता है क्वार्ट्ज और फेल्सपार के बेसिस पे, इसको ग्रेनेटिक पिगमेटाइट बोलते हैं। तो यहाँ से पिगमेटाइट हो गया हमारा सा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। तो ये क्या बनाता है, क्यूमुलेट टेक्सचर बनाता है। क्या होता है कि ग्रेविटेशन के कारण पहले क्या होगा, जो हैवी मिनरल्स है वो बनेंगे, फिर उससे लेस हैवी मिनरल, तो इस तरह का एक टेक्सचर, ओवरऑल टेक्सचर बनता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेट। अगेन मैं बता रहा हूँ इन सबको हम डिटेल में करने वाले हैं, तो अभी मैं बस जो बेसिक चीजें हैं जहां से हमारा अभी आंसर हो जाए मैं उतना आपको अभी बता रहा हूँ। तो अभी देखते हैं हमारा आंसर क्या निकला इसे, P3 P3 P3। लेट्स टॉक टू इज कैंसिल आउट। Liquid immiscibility is 1, Q1, Q1, and this is also cancelled out. So our answer is C. So let's take other option. Also, filter pressing is 4, R4, okay, and gravitational setting is cumulate, S2. So our answer is C. Let's move to the next question. Which part of the arc dam experience maximum stress? This is very easy question. अब ये आर्क डैम की बात कर रहे हैं, तो आर्क डैम हमारा कैसा होता है, ये आर्क शेप में होता है यार, आर्क डैम होता है। जो ये कॉन्वेक्स साइड होता है ना आर्क डैम का, वो किधर होता है, अपस्ट्रीम की तरफ होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं क्या हम, अबटमेंट। अब ये अपस्ट्रीम साइड है तो क्या होगा, रिजर्वायर होगा। अब रिजर्वायर साइड क्या होता है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, जो वाटर प्रेशर। अब रिजर्वायर के साइड जो वाटर प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आर्क से इसलिए इसको बनाया जाता है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इस एक ही पॉइंट पे ना पड़े, वो स्प्रेड आउट होता है, तो इसलिए इसको आर्क सेट बनाते हैं। और ये किसका, आर्क डैम जो है कंक्रीट का बना होता है। थोड़े डायग्राम देखो, ये जो फाउंडेशन होगा जो अर्थ सरफेस पे टच हो रहा है, ये अर्थ सरफेस हमारा, तो उस साइड को क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे, और तो जो होगा वो डाउनस्ट्रीम साइड होगा। ओके, ये हो गया। अब देखो एक नॉर्मल वाटर लेवल है, फिर ये मैक्सिमम वाटर लेवल है। फिर जब इस लेवल को, जब सरप्लस वाटर ये यहाँ से इंक्रीज होता है फ्लड सिचुएशन में, तो फिर क्या, एक यहाँ पे बना होता है स्पिलवे, इसको बोलते हैं हम, उसके थ्रू ये सरप्लस वाटर क्या होता है, मूव आउट हो जाता है, डाउन स्ट्रीम साइड हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है स्पिलवे का, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप स्पिलवे का बेसिक डिफिनेशन जो मैंने आपको बताया। मैं एक बार दोबारा स्पिलवे का बताता हूँ। इट इज अ स्ट्रक्चर मेड टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर इनटू द रिवर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। थ्रू द स्पिलवे एंड गेट्स द फ्लड वाटर कैन पास सेफली विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द डैम। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। तो ये बेसिक टर्म है जो डैम से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या है, अबटमेंट। एक हम आर्क डैम का इमेज देखते हैं, दिस इज आर्क डैम। तो ये बताया मैंने आपको, ये क्या है, अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये होता है अबटमेंट। और ये आर्क इसलिए होता है ताकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो फोकस ना हो, वो स्प्रेड आउट हो जाए आर्क शेप में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टाइप इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ फॉल्ट ब्लॉक अलोंग द फॉल्ट प्लेन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि सेम टॉपिक से आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसलिए बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको अच्छे से करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी हम सिलिकन साइड बता चुके हैं, सिलिकन साइड इज इन्वॉल्व विद द फॉल्ट मूवमेंट। तो एक ऑप्शन तो हमारा पता चल गया सिलिकन साइड। अब जिसमें नहीं है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ है, फॉलिएशन में एंड रिडल प्लेन में। अभी कंफ्यूजन कहाँ होगा लोगों को, फॉलिएशन है रिडल प्लेन में। अभी रिडल प्लेन क्या है, बहुत लोगों के लिए नया वर्ड होगा, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे कि आंसर हमारा क्या होगा। तो देखते हैं पहले रिडल प्लेन, व्हाट इज रिडल प्लेन। अभी रिडल प्लेन जो है क्या होता है, ये एक प्राइमरी नहीं सेकेंडरी इंडिकेटर है ऑफ अ फॉल्ट प्लेन का।
क्योंकि ये हर फॉल्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब रिडल प्लेन जो है शियर के कारण बनता है। अभी देखते हैं रिडल शियर क्या होता है। रिडल शियर आर स्मॉल शियर दैट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इन द फॉल्ट वॉल ड्यूरिंग फॉल्ट प्रोपगेशन एंड मूवमेंट। तो ये जो शियर है वो किसके द्वारा होता है, फॉल्ट प्रोपगेशन एंड मूवमेंट के टाइम पे बनता है। अब ये दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक एंड एंटीथेटिक। अब सिंथेटिक में क्या होता है, इसको आर शियर भी बोलते हैं। हैव एन ओरिएंटेशन अबाउट 15 डिग्री to the main fault plane and display the same sense of shear as the main fault। तो ये देखो आप, ये R से जो R वाले जो है वो कितने हैं, वो है सिंथेटिक रिडल shear। तो ये क्या बोलता है, ये इसका जो एंगल होगा 15 डिग्री होगा और shear ऑफ सेंस क्या होगा, सेम जो मेन फॉल्ट का है वही होगा। आप देख सकते हो इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, सिमिलरली सेम सेंस में। अभी नेक्स्ट है हमारा एंटीथेटिक रिडल shear, that is known as the R dash shear is also developed at about 75 to the fault plane। 75 डिग्री पे बनता है। This have a sense of shear opposite to that of the main fault। तो अभी देखिए आप डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा आपको। R dash जो है उसका एक तो 75 डिग्री पे होता है और shear sense जो होता है इसका अपोजिट होता है, जो मेन shear plane होता है उसके। तो R और R dash में यही डिफरेंस है। Next point है the synthetic and antithetic shear form a conjugate set and therefore can be used to indicate the orientation of the stress axis where they form। तो इससे हम stress axis भी पता कर सकते हैं। तो ये था, तो इससे हमें पता चल गया कि शेडल प्लेन जो होता है वो फॉल्ट के साथ एसोसिएट होता है। तो हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर जियोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करके। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। On an undulating ground, sedimentary sequence of beds X, Y, Z shows repetition as this if the bed X is the oldest and Z is the youngest, then if the repetition indicates the structure feature। तो एक सीक्वेंस ऑफ बेड दी गई है, सीक्वेंस क्या है, Z Y X Y X Z Y X। ओके, जब आप इस तरह का दिया हो, जिनको नहीं आता फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज वी आर द फैमिली ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी, तो हम हमेशा बेसिक चीजों के लिए बात करते हैं। तो अभी देखो, जब रिपीटिशन ऑफ डेटा है उससे उससे फॉल्ट है या फिर फोल्ड है, क्या है वो कैसे पता करते हैं। मान लो कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है ए बी बी ए, ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो देखो इसको क्या करना है, क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं ऐसे। एक ये कंडीशन है, दूसरा है ए बी बी। अभी आप इसको ज्वाइन करो। अब क्या होता है, जब ये इस तरह का मिले तो ये बनाता है फोल्ड, क्योंकि ये फोल्ड के शेप में कहीं क्रॉस कट नहीं कर, और जैसे ही ये इसको कट करे तो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्ट। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको रिवर्स सिचुएशन में भी आप समझ सकते हो। सेम बेड के लिए सेम नाम लेंगे हम। ओके, तो ये हमने इसको नाम दिया ए, इस वाले को, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, सी बी ए। तो अब जैसे कि मैंने बताया, देखो ए बी सी सी बी ए, तो इसी तरह से जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह का फोल्ड बना है। इसलिए मैंने बोला कि ये फोल्ड इस तरह बनाता है, और जब जहां क्रॉस कट किया तो वो फोल्ड बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मजा आया आपको सीख के? अगर किसी ने पहली बार ये देखा है, एक लाइक तो बनता है प्लीज। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, फॉल्ट, होमोक्लाइन। अब सब में वही ऑप्शन है, यही इसी चारों का कॉम्बिनेशन है। अब सबसे पहली बात, सिंक्लाइन क्या होता है पता है सबको, एंटीक्लाइन भी पता है, फॉल्ट भी पता है, होमोक्लाइन। अब ये होमोक्लाइन कुछ लोगों के लिए नया वर्ड होगा कि होमोक्लाइन होता क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं होमोक्लाइन को। Homocline or homocline structure is a geological structure in which the layer of a sequence of strata, either sedimentary or igneous, dip uniformly in a single direction having the same general inclination in terms of direction and angle। अब इसको हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये हमारा क्या है, लेयर ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्राटा, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर है हमारे। अब ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इन सब लेयरों का जो है जनरल इंक्लिनेशन क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इंक्लिनेशन में क्या क्या आता है, उसका डिप आता है, डिप डायरेक्शन आता है, और डिप डायरेक्शन और डिप सेम होगा तो स्ट्राइक ऑब्वियस है कि वो
स्ट्राइक डायरेक्शन जो होगा वो सेम ही होगा। तो ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगे, वो सेम ही होगा। तो होमोक्लाइन के सिचुएशन में ये है। अब क्या है कि ये फॉल्ट में होगा, फोल्ड में होगा, किस केस में होगा, ये क्या जनरल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर वैसा हो तो वो होगा। अब जैसे कि यही डायग्राम हमने बनाया, अगर आप इस पार्ट की बात करो, अभी जैसे कि हमने यही डायग्राम बनाया, आप इस पार्ट की बात करो, अगर यहाँ से देखो यहाँ तक, तो इसका जो है एक ही डायरेक्शन है, डिप ऑफ डायरेक्शन, स्ट्राइक वगैरह सब सेम ही है। तो ये जब, या फिर आप आइसोक्लाइनल फोल्ड बनाते हो तो उसमें भी क्या होता है कि सेम ही डायरेक्शन में डिप होता है, जो इसके बीच का स्ट्राटा होगा। अब इसके एग्जांपल है वन लिम्ब ऑफ फोल्ड। तो जैसे कि मैंने अभी बात किया, इस डायग्राम में अगर वन लिम्ब पे हम फोकस करें तो उसका देखेंगे हम, डिप जो है एक ही डायरेक्शन में कर रहा है। एज ऑफ अ डोम, जब कोई एक डोम होता है, डोमल स्ट्रक्चर होता है, तो जो एजेस होते हैं उसके इस पार्ट में जितने भी होंगे, अगर 3D में बात करो तो उनका क्या होगा, वो डायरेक्शन और डिप और ये सेम ही होगा। तो एक ये हो सकता है स्लाइस ऑफ अ थ्रस्ट फॉल्ट, टिल्टेड फॉल्ट ब्लॉक। हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो ये वाला जब आपको फील्ड में मिलेगा, ये वाला सेक्शन, तो ये भी क्या शो करेगा, ये भी आपको होमोक्लाइन शो करेगा। आई होप कि होमोक्लाइन सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अभी देखो मैंने ऑलरेडी कुछ ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी देखो हमारे पास क्या क्या है, सीक्वेंस देखते हैं, जेड वाई एक्स, वाई एक्स जेड वाई एंड एक्स, ये है। अभी ये सीक्वेंस है और ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करेंगे साथ साथ, और साथ साथ जो होंगे उसको हम टिक भी करेंगे। तो अभी देखो, अभी हम इस पे फोकस करें। अभी आप देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो इस डायग्राम पे आते हैं। तो अभी देखो x से y को मिला सकते हैं हम यहाँ से, तो y से y मिला हमारा। अब बीच में x बच गया। अब z को मिलाने जाएंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो x जो हमारा क्या है, ओल्डेस्ट है। x ये हमारा ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट के ऊपर यंगर है, तो इस तरह का कोई हमें सीक्वेंस मिला है ना। अब ये ओल्ड है और ये यंगर है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, एंटीक्लाइन। ओके, तो पहला वाला सीक्वेंस हमें क्या मिला, एंटीक्लाइन। अब कहेंगे आप ये बिट तो इंक्लूड नहीं है इसमें, ये इससे भी यंगर है, ओल्डर तो है नहीं कि सीक्वेंस हमारा गड़बड़ हो गया। इधर जा रहे हैं तो हमें यंग मिल रहा है, इधर भी जा रहे हैं हमें तो यंग मिल रहा है। तो अब हो सकता है ये यहाँ जो जेड वाला होगा, अब इधर कहीं फॉल्ट बन रहा होगा तो उसकी वजह से इरोड हो गया होगा, बट इतने के बेसिस पे हम बोल सकते हैं यहाँ एंटीक्लाइन है। क्योंकि और ऑप्शन में देखो, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, फॉल्ट, होमोक्लाइन, तो ये तीनों नहीं बन रहे हैं। अब कहोगे कि फॉल्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन ये होमोक्लाइन क्यों नहीं बन रहा। होमोक्लाइन क्या होना चाहिए कि सेम डीप अमाउंट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर ये जेड यहाँ पे बनता तो हम होमोक्लाइन के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि जेड अब यहाँ बन रहा है, जेड जो हमारा, तो ये होमोक्लाइन भी नहीं होगा। अब सिंक्लाइन के क्या होना चाहिए, कोर में तो हमारा ओल्डेस्ट है, कोर में अगर यंगेस्ट होता तो सिंक्लाइन हो सकता था हमारा। तो सिंक्लाइन वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, फॉल्ट वाला भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, होमोक्लाइन वाला भी बिल्कुल नहीं है। तो हमारा यहाँ से ही पता चल गया हमें ऑप्शन ये है। बट हम इसको और आगे देखेंगे, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी देखो दोबारा से हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आगे आपको मिलेंगे, तो इसलिए अच्छे से कर रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा आप। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फॉल्ट है, तो फॉल्ट हमें मिलता है कि नहीं। तो सीक्वेंस दोबारा से लिखते हैं, जेड वाई एक्स, वाई एक्स जेड वाई एक्स। तो ये सीक्वेंस है, ऑलरेडी जो हमने मैच किया था उसको हम करते हैं, ये हमारा है। ओके, अब ये नेक्स्ट जाओगे, इससे हम आगे बढ़े तो देखो एक्स यहाँ ये क्रॉस कर रहा है, और ये फिर उसके बाद जेड हमें मिल रहा है ऐसे। ओके, अब देखो उसके बाद वाला सीक्वेंस क्या है, ये क्रॉस कट कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, फॉल्ट मिल गया, एक एंटीक्लाइन उसके बाद फॉल्ट, तो दो सीक्वेंस हमें मैच कर गए। अब देख रहे हैं होमोक्लाइन मिलता है या नहीं मिलता। अब होमोक्लाइन के लिए क्या होना चाहिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब हमें देखना है कि होमोक्लाइन आगे वाला मिलता है कि नहीं मिलता। अब ये सीक्वेंस है, अब ये हमें होमोक्लाइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें ये देखेंगे। अब जो जैसे मैच कर रहा है इसको हम कंप्लीट मिक्सअप करते हैं, इसको एक्स से इसको मिला दिया, एक्स से इसको मिला दिया, फिर वाई यहाँ मिल गया, फिर एक्स यहाँ मिल गया।
तो ये फॉल्ट के प्लेन में अगर हम बात करें, अगर हम जैसे कि डायग्राम देखा था, तो ये ऑलमोस्ट हो सकता है क्योंकि लगातार फॉल्ट मिल रहे हैं हमें। अब यहाँ से तो हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा कि डायरेक्शन क्या है, बट एक कह सकते हैं कि अगर लगातार एक ही सीक्वेंस, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो ये मस्ट भी एक ही चीज का पार्ट होगा। कोई एक ही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक सब क्रॉस कट हो रहे हैं, कहीं भी हमें बीच में फोल्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। तो कह सकते हैं हम कि ये एक ही सीक्वेंस का पार्ट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ होमोक्लाइन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो हमारा होमोक्लाइन है। अब लास्ट वाला फॉल्ट है, तो लास्ट वाला तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो कट कर ही रहा है, ये फॉल्ट बना ही रहा है। तो यहाँ से फॉल्ट हो गया हमारा, तो बी हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ आज नया सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ग्रुप में जोड़ो, ताकि हम एक फैमिली की तरह आगे बढ़ सके और हमारा जो टारगेट है उसे आसानी से पा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगेन। बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ। गुड बाय, टेक केयर।